वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए फोर्थ सेमेस्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। जियोग्राफी के फोर्थ सेमेस्टर में आपको इकोनॉमिक जियोग्राफी अर्थात आर्थिक भूगोल के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो आर्थिक भूगोल से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। 2024 और 25 की परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेक्चर, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बहुत ही तीव्र गति से बहुत ही फास्ट चलूंगा, चूंकि आपकी परीक्षा कल लगी हुई है। तो सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय की परीक्षा कल लगी हुई है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाकी ये आपका राम मनोहर लोहिया में जो माइनर पेपर होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ज्योग्राफी का। इसके अलावा अगर आपको बता दूं, जैसे कि आप अगर कानपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, चूंकि उसका भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। इसके अलावा आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए महत्वपूर्ण होगा, बीयू झांसी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा आपका और भी विश्वविद्यालय जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा लेक्चर। तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, तो आप इस मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले भी एक दो मॉडल पेपर ऑलरेडी हमने दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी, आप आसानी से प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत क्या नहीं आता है? आर्थिक भूगोल में क्या नहीं आता है भैया? देखिए, प्राकृतिक संसाधन आते हैं, मानवीय संसाधन भी आते हैं, आर्थिक क्रियाएं भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक क्रियाएं ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत संकलित हैं, जबकि सामाजिक संगठन ये सामाजिक समाजशास्त्र के अंतर्गत संकलित है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं है भैया? देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है इसमें, तो ये संकलित है। मानवीय संसाधनों का भी अध्ययन आर्थिक भूगोल में होता है, ये भी सही है। प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन ये नहीं किया जाता, ये मानव भूगोल में किया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मानव भूगोल में किया जाता है, प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसमें बिल्कुल करा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया था आर्थिक भूगोल में के विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन ये संकलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल को वाणिज्यिक भूगोल से अलग करने वाले विद्वान कौन है, या पृथक करने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो उनका नाम है गोट्ज। गोट्ज नाम के विद्वान ने वाणिज्यिक भूगोल से पृथक किया था किसको? आर्थिक भूगोल को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए गोट्ज महोदय को आर्थिक भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है? आर्थिक भूगोल की शाखा इनमें से कौन सी नहीं है पूछा गया है। सबसे पहले हमको ढूंढना है कि भाई कौन सी शाखा है। देखिए, औद्योगिक भूगोल आर्थिक भूगोल की शाखा है, परिवहन भूगोल भी आर्थिक भूगोल की शाखा है, और कृषि भूगोल भी आर्थिक भूगोल की शाखा है। जबकि अधिवास भूगोल ये मानव भूगोल की शाखा किसकी है? मानव भूगोल की शाखा है, आर्थिक भूगोल की नहीं है। तो अधिवास भूगोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, ये आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है। अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ? तो आर्थिक भूगोल का विकास जो है वो किस रूप में हुआ है? सबसे पहले वाणिज्यिक भूगोल के रूप में हुआ। वाणिज्यिक भूगोल से इसको अलग करने का श्रेय दिया जाता है गोट्ज महोदय को, इसीलिए गोट्ज महोदय को आर्थिक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शाखा आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? बताएं। कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल से रिलेटेड है, बिल्कुल है, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक भूगोल भी संबंधित है, ठीक है। और मतलब इसमें से आपका देखिए, परिवहन भूगोल भी आर्थिक भूगोल से ही रिलेटेड है, ठीक है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सामाजिक भूगोल इसमें शामिल नहीं है, सामाजिक भूगोल शामिल नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ है? आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव जो हुआ है ये किस जर्मन शब्द से हुआ है? तो लैंड सॉफ्ट ये जर्मन शब्द है, इसी से बना हुआ है आर्थिक भूदृश्य। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल किसकी शाखा है? बताएंगे सभी लोग। आर्थिक भूगोल किसकी शाखा है भैया? आर्थिक भूगोल भौतिक भूगोल की शाखा है? नहीं। नगरीय भूगोल की शाखा है? नहीं। ये मानव भूगोल की शाखा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मानव भूगोल की ही शाखा आपका नगरीय भूगोल पड़े होगा, और मानव भूगोल की ही शाखा जनसंख्या भूगोल होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल ये दो भाग में भूगोल को बांटा गया था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल की विषय सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? बताएं।
निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु या विषय सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो पृथ्वी की आंतरिक घटनाएं जो हैं ये संकलित नहीं है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड इस पुस्तक को लिखा है शॉ महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। परिवहन व संचार व्यवस्था उत्पादन क्रिया है। परिवहन व संचार व्यवस्था जो है ये तृतीयक उत्पादन क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक उत्पादन क्रियाओं में आपका जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, जंगल का से लकड़ी काटना हो गया, ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं, ठीक है। द्वितीयक उत्पादक में आपका जैसे कि लकड़ी से आपका कुर्सी बनाना, फर्नीचर बनाना, ठीक है। ऐसे ही खेतों में कृषि करना, ये सब आपका मतलब खेतों में एक प्रकार से जो कृषि के द्वारा जो चीज़ें मिलती हैं उसको मतलब ऐसे ब्रेड बना करके बेचना, रोटी मतलब कि आटे को, ठीक है। तो इस तरीके से द्वितीयक में आ जाएगा। तृतीयक में आपका संचार मतलब परिवहन संचार आ जाएगा। चतुर्थक में आपके तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बगाती कृषि की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? बगाती कृषि की क्या विशेषता नहीं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताएंगे बगाती कृषि की क्या विशेषता नहीं है। देखिए, वाणिज्यिक कृषि बगाती कृषि की विशेषता है। एकल सस्य कृषि और उष्णकटिबंधीय कृषि, ये सब बगाती कृषि की विशेषताएं हैं। जबकि निर्वाहक कृषि ये बगाती कृषि की विशेषता नहीं। निर्वाहक कृषि वो कृषि होती है जो केवल अपने खाद्यान्न पूर्ति के लिए ही करी जाती है, जीवन निर्वहन के लिए ही करी जाती है, ठीक है। जबकि बगाती कृषि व्यापारिक दृष्टिकोण से करी जाती है, ठीक है, वाणिज्यिक कृषि होती है। तो इसका विशेषता क्या नहीं है? सी ऑप्शन निर्वाहक कृषि। अगला क्वेश्चन से, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मैदानों में की जाने वाली कृषि है। उत्तरी अमेरिका में उत्तरी अमेरिका के जो मैदान होते हैं उनको प्रेरी कहते हैं। तो प्रेरी मैदानों में की जाने वाली जो कृषि है उसको कौन सी कृषि कहते हैं? व्यापारिक खाद्यान्न कृषि बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानसून एशिया में प्रचलित है। मानसून एशिया में कैसी कृषि प्रचलित है? विस्तृत नहीं, वाणिज्यिक अनुत्पादन नहीं, यांत्रिक कृषि नहीं, सघन कृषि। मानसून एशिया में सघन कृषि होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वेनेजुएला में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से पुकारते हैं? स्थानांतरणशील कृषि का मतलब होता है ऐसी कृषि जो कि एक स्थान पर कुछ दिनों के लिए की जाती है। जब उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाती है तो उस स्थान को छोड़ करके व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है और वहां पर भी कृषि करना प्रारंभ कर देता है। ऐसी कृषि प्रायः जनजातियों के द्वारा करी जाती है, जंगलों में होती है। इसीलिए इसको काटो और जलाओ कृषि कहते हैं। चूंकि क्या होता है, जंगल को पहले इसमें जलाया जाता है, फिर जंगल की लकड़ी मतलब कि जंगल को जो झाड़ झंखाड़ी होती है उसको काट करके जलाया जाता है, उसके उसमें कृषि करी जाती है। उर्वरक क्षमता क्षीण होने के बाद में दूसरे जगह पर कृषि करी जाती है, ठीक है। तो इसको कई नामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो उसी लिए पूछा गया प्रश्न कि वेनेजुएला में स्थानांतरणशील कृषि को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं कोनुको नाम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वेनेजुएला में। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान में अधिकांश कृषक अपनाते हैं। गंगा के मैदानों में जो कृषि करी जाती है वो स्थानबद्ध कृषि करी जाती है। स्थानबद्ध ऑप्शन नंबर इसका बी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि वहीं पर कृषि करी जाती है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, चेना स्थानांतरणशील कृषि कहाँ की जाती है? तो चेना भी एक स्थानांतरणशील कृषि है। ये कहाँ पर करी जाती है? श्रीलंका में स्थानांतरणशील कृषि को चेना कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, हुइटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डी व्हिटलसी महोदय ने विश्व को लगभग और लगभग कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है? तो 13 कृषि प्रदेशों में उन्होंने बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सघन निर्वाहक कृषि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। सघन निर्वाहक कृषि क्षेत्र में देखिए, मानसूनी जो एशिया की कृषि है वो सघन कृषि होती है। तो सघन निर्वाहक कृषि यानी ऐसी कृषि जो निर्वाहक कृषि होती है, निर्वाहक मतलब जीवन निर्वाह के लिए, सघन होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उसमें आपका देखें भारत, मलेशिया और चाइना में ये खूब होती है। चीन, भारत और मलेशिया में सघन निर्वाहक कृषि ही प्रचलित है, जबकि मैक्सिको में ऐसी कृषि नहीं प्रचलित है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बहु कहाँ की चलवासी पशुचारक जनजाति है? बताएं, बहु जो है ये कहाँ की है चलवासी पशुचारक जनजाति? तो सऊदी अरब की है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन से, व्हिटलसी ने विश्व के किसी प्रदेशों को कब वर्गीकृत किया है? डी व्हिटलसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों को 13 भागों में कब बांटा? तो उन्होंने कब बांटा था भैया? 1936 में, 1936 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया कई बार। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरणशील कृषि को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? तो उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से पुकारते हैं? झूमिंग कृषि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये बताएं, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी या कांप मिट्टी जो होती है सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है,
निम्न में से कौन संसाधन संरक्षण की विधि नहीं है? संसाधन संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है इनमें से? संसाधनों के विकल्प ये संसाधन के संरक्षण की विधि है। संसाधनों का वर्तमान में प्रयोग बंद कर भविष्य के लिए संचित करना, ऐसी बात नहीं, तो ये संसाधन संरक्षण नहीं होता। वर्तमान का उपयोग करें लेकिन आवश्यकता के अनुरूप ही उपयोग करें, ऐसा माना जाता है। संसाधनों के उपयोग में तकनीकी विधि का प्रयोग करें और संसाधनों की मात्रा में वृद्धि करें, यानी कि ये आ, सा और दा, ये तीनों बिल्कुल सही हैं संरक्षण विधि में, जबकि ये बी वाला जो है बिल्कुल गलत माना जाता है। तो यानी यही पूछा गया था कौन सी विधि नहीं, तो बी ऑप्शन ये विधि नहीं है संसाधन के संरक्षण की। अगला क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं अपितु बनते हैं, या कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% आता है, हमेशा आता है। संसाधन हेतु मतलब संसाधन होते नहीं अपितु बनते हैं, या कथन कहा था जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसाधन का प्रकार नहीं है? संसाधन के प्रकारों की अगर बात की जाए, देखें एकल संसाधन होते हैं, विरल संसाधन भी होते हैं, सर्वत्र सुलभ संसाधन भी होते हैं, दुर्लभ संसाधनों का प्रकार नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मरमैन के द्वारा बताया गया संसाधन का प्रकार नहीं है इनमें से? तो जिम्मरमैन ने कौन सा संसाधन का प्रकार नहीं बताया इनमें से? देखिए, सर्वसुलभ संसाधन, विरल संसाधन और एकल संसाधन, ये जिम्मरमैन ने बताया था। सनातन संसाधन कोई संसाधन नहीं होता, ये एक प्रकार से जिम्मरमैन ने नहीं बनाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानवीय ज्ञान का सबसे बड़ा संसाधन है, मानवीय ज्ञान का सबसे बड़ा संसाधन है, ये किसने कहा था? मानवीय ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है, किसने कहा था? मानवीय ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है, इसको कहा था जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ या कांप मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में हमेशा पूछा गया है प्रश्न, और सभी विश्वविद्यालय में आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। रिवीजन आपका हो रहा है और बहुत ही कम समय में हो रहा है, तो ये स्पीड आप लोग देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा अनव्यकरणीय संसाधन है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा अनव्यकरणीय संसाधन है? अनव्यकरणीय संसाधन कौन सा है भैया? खनिज जो है अनव्यकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अधिकांश क्षेत्र काली मिट्टी से आच्छादित है? तो भारत के किस राज्य में आप देखेंगे, तो आप देखेंगे जो गुजरात का एरिया पड़ेगा आपका, वो अधिकतर काली मिट्टी से एक प्रकार से भरा हुआ है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं? तो कोयला और खनिज तेल जो हैं ये पुनः अनापूर्ति वाले संसाधन हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधनों में आपका खनिज तेल नहीं आता है, बाकी जल शक्ति, सौर ऊर्जा और जैव जैव ऊर्जा ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं, खनिज तेल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? बताएं, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अच्छा, ये कथन किसका है कि संरक्षण का कार्य है व्यय से अधिक बचत? ये विचार किसका संसाधनों को लेकर के? तो ये पार्किंस का कथन था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अच्छा, वर्ल्ड रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज पुस्तक के लेखक कौन है? जिम्मरमैन है उस पुस्तक के लेखक, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो बताएंगे, बिल्कुल प्रश्न है आपका पश्चिम बंगाल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है इनमें से? तो भारत में किस राज्य में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है इन चारों राज्यों में से? असम, सिक्किम, मिजोरम या त्रिपुरा? तो इनमें से मिजोरम में सबसे अधिक मात्रा में परसेंटेज की मात्रा में देखेंगे तो वन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्व में लौह अयस्क के महत्वपूर्ण निर्यातक देश हैं? विश्व में लौह अयस्क के महत्वपूर्ण निर्यातक देशों में आपका ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन आर्थिक शोषण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? कौन सा वन आर्थिक शोषण की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है भैया? इनमें से तो जो कोणधारी वन होते हैं वो सर्वाधिक उपयोगी होते हैं आर्थिक शोषण की दृष्टि से, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन जो होते हैं सर्वाधिक मात्रा में ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, विश्व का अग्रणी मत्स्य उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का अग्रणी मत्स्य उत्पादक देश जो है वो जापान है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रूस, फर और पाइन के वृक्ष मुख्यतया किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं?
स्प्रूस, फर और पाइन नाम के जो वृक्ष हैं ये टैगा प्रदेश के जो वन होते हैं उन्हीं प्रदेशों में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन होगा टैगा प्रदेश के वन। सर्वाधिक टैगा वन जो होते हैं किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वाधिक टैगा जो वन होते हैं ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बॉक्साइट के अन्य प्रमुख उत्पादक देश हैं, बताएं। विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बॉक्साइट के अन्य उत्पादक देशों में और किसका नाम आता है, तो चीन और ब्राजील का। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा उत्पादक है, उसके बाद में चाइना और ब्राजील। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो शिवालिक पर्वत जो श्रेणी है, खास करके हिमालय पर शिवालिक पर्वत श्रेणी है वहीं पर पाई जाती है। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त विश्व में अभ्रक के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश। देखिए भारत के अतिरिक्त जो है विश्व में अभ्रक, वैसे अभ्रक में भारत सबसे नंबर 1 पर है, विश्व में सर्वाधिक अभ्रक भारत में ही जो है मिलता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो भारत के अतिरिक्त विश्व में अभ्रक के अन्य महत्वपूर्ण अन्य देश जो हैं वो कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मुख्य अभ्रक उत्पादक देशों में किसका नाम आता है, भारत का। मेसाबी पर्वत श्रेणी का संबंध किससे है, तो लौह अयस्क से। सुंदरबन है, कैसा वन है, ज्वारीय वन है सुंदरबन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बॉक्साइट उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान यूगोस्लाविया, मतलब कि सॉरी ऑस्ट्रेलिया का स्थान सबसे ज्यादा। किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने की खान है किम्बरले, इसीलिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो ये सब प्रश्न एक मॉडल पेपर ऑलरेडी और भी मैंने दिया है, तो आप उस मॉडल को पेपर को भी देख लीजिएगा, ठीक है। 2 मॉडल पेपर बेसिकली दिए होंगे हमने, तो एक मतलब कि लगभग 3-4 मॉडल पेपर आपके ऑब्जेक्टिव के हो गए हैं, तो आप इन मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। आप इन सभी मॉडल पेपर को देख लेंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला है नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में वनों का विस्तार लगभग कितने भौगोलिक क्षेत्र पर है। भारत में वनों का विस्तार जो है लगभग 22% पर है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबे की खानें कहाँ पर स्थित हैं। भारत में तांबे की खानें जो हैं वो खेतड़ी राजस्थान में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में विशालतम कोयला भंडार पाए जाते हैं। भारत में विशालतम कोयला भंडार जो पाए जाते हैं वो झारखंड के इलाकों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोयला की खान नहीं है। इनमें से कोयला की खान कौन सी नहीं है, तो कुद्रेमुख जो है कोयला की खान नहीं, बाकी तलचीर, कोरबा और सिंगरेनी ये सब कोयला की खानें हैं, ठीक है। कुद्रेमुख ये कोयला की खान नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल पाया गया। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कहाँ पर पाया गया, तो डिगबोई में पाया गया था, डिगबोई इलाके में, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। इनमें से मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक या तांबा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है अभ्रक, राइट आंसर। अभ्रक में भारत नंबर 1 पर है विश्व में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश लोहा इस्पात औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थापित हैं। तो भारत के अधिकांश लौह इस्पात जो औद्योगिक केंद्र हैं वो आपको मतलब कि लौह अयस्क और कोयला वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो झारखंड जो है ये खनिज संपदा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत में बोकारो संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ। तो भारत में बोकारो संयंत्र जो स्थापित हुआ है ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार है। सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार है पश्चिमी एशिया में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ पर है, पश्चिमी एशिया में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। खेतड़ी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी जो है आपका ये तांबे के लिए जो है उपयुक्त है, और राजस्थान में एक प्रकार से ये खान है, भारत में तांबे की खान है खेतड़ी, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए बेसिकली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, वनों का सर्वाधिक प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में होता है। तो वनों का सर्वाधिक प्रयोग जो होता है वो कागज उद्योग में ज़्यादा होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, ठीक है। चले, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक दशा चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे। चाय उत्पादन के लिए कौन सी दशा उपयुक्त नहीं है, उष्ण आर्द्र जलवायु, या फिर 24% से 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, या फिर समतल मैदान, या फिर 1250 से लेकर के 2500 सेंटीमीटर तक वर्षा।
तो कौन सी उपयुक्त इसमें से नहीं है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। दशा चाय उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए कौन सी दशा उपयुक्त नहीं है इनमें से? समतल मैदान जो है उस पर चाय उत्पादन नहीं होता है, पहाड़ियों पर होता है, बेसिकली ढालों पर। अगला प्रश्न, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत आधारित है, बताएं किस पर आधारित है? वान थ्यूनेन का जो कृषि अवस्थिति का जो सिद्धांत है ये तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यूक्रेन का प्रमुख कृषि उत्पाद है, यूक्रेन का प्रमुख कृषि उत्पाद कौन सा है? गेहूं जो है यूक्रेन का प्रमुख कृषि उत्पाद है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विश्व की रेशेदार फसलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व की रेशेदार फसलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो कपास होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, कृषि प्रकारकी आयोग द्वारा विश्व के चयनित विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर प्रथम वरीयता क्रम के कितने बृहद कृषि प्रकार बताए गए हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। 5 बृहद कृषि प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान थ्यूनेन का कृषि भूमि उपयोग मॉडल निम्न में से किस पर आधारित है? तो वान थ्यूनेन का कृषि भूमि उपयोग मॉडल जो है ये किस पर आधारित है? एक तो तुलनात्मक लाभ पर आधारित ही है, इसके अलावा आर्थिक लगान पर भी आधारित है और अनुभव पर भी आधारित है, यानी कि डी ऑप्शन उपरोक्त सभी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कृषि प्रकारकी, कृषि प्रकारकी की बात की जा रही है यहाँ पर। कृषि प्रकारकी आयोग ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को द्वितीय वरीयता के आधार पर कितने लघु प्रदेशों में बांटा है? तो लगभग 20 लघु प्रदेशों में बांटा है, किसके? द्वितीय वरीयता के आधार पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जापान की प्रमुख फसल कौन सी है? सोयाबीन, गेहूं, चावल या बाजरा, बताएं। तो जापान की जो प्रमुख फसल है कौन सी है? चावल है। जापान की प्रमुख फसल चावल है, चाइना की प्रमुख फसल चावल है। अगला प्रश्न, भारत का अग्रणी कपास उत्पादक राज्य, भारत का अग्रणी कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। ऑप्शन नंबर इसका इनमें से, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चीन की प्रमुख खाद्य फसल, चीन की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी भाई? चीन की प्रमुख खाद्य फसल जो है चावल है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो कृष्णा गोदावरी नदी का जो डेल्टा इलाका है वो एक प्रकार से धान का कटोरा कहा जाता है, चावल के कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा भारत का, ठीक है, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आधारभूत उद्योग इनमें से सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग या कागज उद्योग? फटाफट फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, सूती सूती वस्त्र उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो चाइना का प्रथम स्थान है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस्पात नगर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा नगर है? तो पिट्सबर्ग अमेरिका में है, इस्पात नगर के नाम से जाना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग का ब्राज सेज क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? फ्रांस में। न्यू मतलब रूस का मानचेस्टर किस नगर को कहते हैं? रूस का मानचेस्टर इवानोव को बोलते हैं, ठीक है। एशिया का मानचेस्टर किसको बोलते हैं? तो ओसाका यानी जापान में पड़ता है उसको बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो अपना कानपुर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। निम्न में से आधारभूत उद्योग है, फटाफट से आप बताएंगे, निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? आधारभूत उद्योग जो है वो लौह इस्पात उद्योग जो है ये आधारभूत उद्योग है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। विश्व का कौन सा देश चीनी का कटोरा कहा जाता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या क्यूबा? तो क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्यूबा चीनी का कटोरा कहा जाता है। रूर औद्योगिक प्रदेश किस देश में है? तो रूर जो है यहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा होता है, तो एक प्रकार से ये इलाका जो है ये कहाँ पर है भाई? रूर औद्योगिक क्षेत्र जो है जर्मनी का क्षेत्र है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेट्राइट नगर प्रसिद्ध है किसके लिए? डेट्राइट नगर प्रसिद्ध है किसके लिए भाई? फटाफट से आप बताएंगे। डेट्राइट नगर जो प्रसिद्ध है ये मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार पूछे गए थे सभी प्रश्न। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में लोहा और इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑस्ट्रेलिया में लोहा एवं इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है भाई? न्यू कैंसल जो है ये है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बेबर के पदार्थ सूचकांक EMI निम्न में से किस एक अनुपात का द्योतक है? कच्चे माल का मूल्य और उत्पाद मूल्य का, या फिर परिवहन मूल्य और श्रम लागत का,
या फिर ऊर्जा का मूल्य और श्रम लागत का, या कच्चे माल का वजन और उत्पादक का वजन। तो वेबर के पदार्थ सूचकांक एमआई जो है वो कच्चे माल का वजन और उत्पाद का वजन जो है इनके अनुपात का द्योतक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कच्चे माल का वजन और उत्पाद का वजन जो बनता है उनका अनुपात देखा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? जापान में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में या किस देश का लौह इस्पात उद्योग लगभग पूर्णतः आयातित पर कच्चे माल पर निर्भर है? आयातित मतलब खरीदने पर ही निर्भर है। तो लौह इस्पात उद्योग लगभग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। किस देश का लौह इस्पात उद्योग? तो वो है आपका जापान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वर्तमान युग में कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? वर्तमान में कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? तो लौह इस्पात उद्योग जो है ये आधारभूत उद्योग है वर्तमान का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक लौह इस्पात उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व में सर्वाधिक लौह इस्पात उत्पादित करने वाला जो देश है वो चीन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइना इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से जाना जाता है? तो जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से किस नगर को जानते हैं? यावाता को जापान के पिट्स नगर के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि किसी उद्योग का जो है कच्चा माल सर्वत्र सुलभ पदार्थ है तो उद्योग कहाँ पर स्थापित होगा? यदि उद्योग का मतलब उद्योग का कच्चा माल सर्वत्र सुलभ पदार्थ है, मतलब बचा माल जो है, बचा माल सर्वत्र सुलभ पदार्थ है, तो उद्योग कहाँ स्थापित होगा? तो बाजार बिंदु पर जो है एक प्रकार से बाजार के केंद्र पर स्थापित किया जाएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आपको बता दूं, अगर आपको को करिकुलर कोर्स से रिलेटेड वीडियो देखनी है, आपको को करिकुलर कोर्स से रिलेटेड वीडियो देखनी है, तो आप जैसे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपका बीए बीएससी बीकॉम के को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है, अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसको पास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो है हमारा दूसरा चैनल को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर को करिकुलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एशिया के किस देश में सबसे लंबा रेल मार्ग है? बताएं, एशिया के किस देश में सबसे लंबा रेल मार्ग है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एशिया के किस देश में सबसे लंबा रेल मार्ग है भी? तो एशिया के चाइना का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चली थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो राइन नदी मानी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में पनामा नहर किस देश का नियंत्रण है? वर्तमान में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? तो पनामा देश का ही नियंत्रण है उस पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है बताएं, गोवा नहर मतलब कि गोव नहर किस देश में है? गोव नहर जो है किस देश में है? तो गोव नहर स्वीडन में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जोड़ता है किसको किसको? तो ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जो है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग वो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। सिडनी को पर्थ से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वेज नहर स्थित है कहाँ पर? स्वेज नहर जो है ये बहुत ही उपयोगी है और मिस्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजिप्ट में। अगला प्रश्न, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई जो है 169 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। मैं बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ा हूँ, इसीलिए आपको बहुत ही कम समय में लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताएं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पनामा नहर की न्यूनतम गहराई 10 मीटर है, बिल्कुल ठीक है। पनामा नहर की न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है, बिल्कुल ठीक है। पनामा नहर में तीव्र गति से जहाज नहीं चल सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। सुएज नहर की न्यूनतम गहराई लगभग जो है 12.5 मीटर है, ये बात बिल्कुल भी सही, यानी चारों बातें बिल्कुल सत्य हैं। ए मतलब कि 1 2 3 4 चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, पोर्ट सईद बंदरगाह सुएज नहर के किस सिरे पर स्थित है? तो पोर्ट सईद जो बंदरगाह है ये उत्तरी सिरे पर स्थित है सुएज नहर के। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। सुएज नहर की अधिकतम चौड़ाई है, सुएज नहर की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? 365 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तिस्मा झील किस नहर के बीच में स्थित है? तिस्मा झील जो है
ये सुएज़ नहर के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखें, कुछ और भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, वर्तमान में सुएज़ नहर का पर पूर्ण अधिकार किसका है? तो मिस्र देश का है, इजिप्ट का, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत में प्रथम रेल मार्ग कब बिछाया गया? बम्बई से ठाणे बिछाया गया था, बिछाया गया था बम्बई से ठाणे, बी ऑप्शन को उसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि भारत में प्रथम रेल मार्ग जो है बम्बई और ठाणे के बीच में बिछाया गया था, ठीक है? दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है, ओके? ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, पोर्ट सहित बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पोर्ट सहित बंदरगाह भूमध्य सागर में स्थित है, ओके? ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, सुएज़ नहर पर कर लगाने का अधिकार किसको है? तो मिस्र को, चूंकि मिस्र के अंडर में ही है। सुएज़ नहर के पूर्व में स्थित है क्या? सिनाई प्रायद्वीप। मांजला झील स्थित है कहाँ पर? सुएज़ नहर में ही मांजला झील स्थित है। जिब्राल्टर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सुएज़ नहर पर ही जिब्राल्टर बंदरगाह स्थित है। सुएज़ नहर व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके? ट्रांस इंडियन रेल मार्ग कहाँ पर है? तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 1440 किलोमीटर है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है ये 1910 में बनकर के तैयार हुआ था। अच्छा बताएं, सुएज़ नहर के निर्माण में किस खारे पानी की झील को नहीं मिलाया गया? तो ईरी झील को नहीं मिलाया गया था उसमें, ठीक है? आगे देखेंगे, ओपेक संगठन का सदस्य देश इनमें से कौन सा है? ओपेक संगठन में कौन सा देश शामिल है भाई? देखिए, इनमें से ईरान जो है वो शामिल है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न व्यापार समूहों में भारत किसका सह सदस्य है? तो भारत की अगर बात करें तो भारत जो है इसमें से साफ्टा का देश सदस्य है, सह सदस्य यानी को सदस्य है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? इनमें से ओपेक का सदस्य श्रीलंका नहीं, बाकी वेनेजुएला, अल्जीरिया और लीबिया, ये तीनों जो है सदस्य हैं ओपेक के, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, ओपेक सदस्य का ओपेक देश का सदस्य ओपेक का सदस्य कौन से देश हैं? नाइजीरिया, कतर, वेनेजुएला, तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गैट लागू हुआ कब? गैट कब लागू हुआ भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो गैट लागू हुआ है जनवरी 1948 से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत किस देश को सर्वाधिक कोयला निर्यात करता है, बेचता है? तो भारत किस देश को सर्वाधिक कोयला निर्यात करता है? तो बांग्लादेश को सबसे ज्यादा कोयला बेचता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार समिति जिसको इफ्टा बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार समिति का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इफ्टा का सदस्य देश है इनमें से कौन सा? इफ्टा का सदस्य देश देखें, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे, ये सभी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, गैट का मुख्य उद्देश्य क्या था? गैट जो एक प्रकार से एक संस्था है, इसका बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था विश्व संसाधनों का विकास करने के लिए बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के लिए भी बनाया गया था, सदस्य देशों में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के लिए भी गैट का एक प्रकार से निर्माण किया गया था। उपरोक्त सभी कार्य करने के लिए इसका उद्देश्य है, इसको बनाया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया गया भैया? प्रश्न है कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सर्वाधिक प्रभावित करता है? यातायात और संचार माध्यम जो हैं आजकल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सर्वाधिक प्रभावित कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बताइए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है भैया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके? विश्व व्यापार संगठन किस संगठन का नया रूप है? तो गैट का ही एक प्रकार से नया रूप है विश्व व्यापार संगठन, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके? ये बताएं, ओपेक जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ओपेक की अगर बात किया है तो ये पेट्रोलियम से रिलेटेड जो देश है जहाँ पर पेट्रोलियम होता है वही है, ठीक है? ओपेक, क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, बताएं, भारतीय कॉफी का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है? तो इटली में सबसे ज़्यादा भारतीय कॉफ़ी बेची जाती है, ठीक है? आगे दे, तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आप इन प्रश्नों को अगर नहीं तैयार किए तो तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके? ये बताएं, यूरोपीय स्वतंत्र समिति व्यापार समिति जिसको इफ्टा कहते हैं, यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार समिति इफ्टा की स्थापना कब की गई थी? 18 अप्रैल 1951 को इफ्टा की स्थापना की गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, दो देशों के बीच में व्यापार जो होता है तो उस व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे, ओके? तो इस तरीके से आप लोगों ने जियोग्राफी के
बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को बहुत ही कम समय में अध्ययन कर लिया। लगभग 34-35 मिनट में आप लोगों ने जान लिया। तो ये प्रश्न मतलब ये वीडियो आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने तीव्र गति से बताया, ताकि आप 2-3 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1991 से प्रारंभ हुई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। और नई आर्थिक नीति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये सब चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।